सर लॉ को कैसे पढ़ें? सर हाउ टू रिमेंबर सेक्शंस? सर हाउ टू रिमेंबर क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, पैरा? फिर आते हैं दूसरे, सर लॉ में पास कैसे होना है? नेक्स्ट, सर लॉ में एग्जेम्पशन कैसे लानी है? Day in and day out, I get lots of questions like this. So for solving all your doubts, I am here, Piyush Taurani, chartered accountant and cost accountant. So पहले तो आप लोग को ये समझना होगा that law is a theoretical subject, there is no doubt about it. But there is an element of practical scenarios in it. When you try to understand law with the interpretation of practical scenarios, like आप ये समझो कि कोई भी सेक्शन, कोई भी लॉ क्यों बनाया गया है। मैंने कुछ गलत किया होगा तभी तो पार्लियामेंट को या जो कमिटीज डेवलप होती हैं लॉ को बनाने के लिए, किसी भी टाइप के लॉ को बनाने के लिए, उन्होंने मेरी कोई गलती पकड़ी होगी ना। दे वुड हैव कैच सम ऑफ माई मिस्टेक्स, दैट्स व्हाई दे हैव मेड दैट पर्टिकुलर लॉ. Okay, so behind each and every section, there is a reason behind it. Try to understand that reason. The day you understood that reason, law won't be difficult for you. Believe me, it won't be difficult for you. Guys, law is a theoretical subject. You need to put your consistent efforts day in and day out. Guys, ऐसा नहीं हो सकता लॉ में कि मैं आज पढ़ूं फिर मैंने कल रिवाइज नहीं किया और मैंने नेक्स्ट मंथ रिवाइज किया. You will forget everything. For sure. So law requires consistent effort. Okay. Now, so guys, now we will be starting from the very beginning how to study law. There are two types of students. First is a student who take classes for a particular subject, which in our case is law. And the second one, the student who decides to go for self-study. One of the toughest decision to make. Seriously. This decision, self-study decision, is the toughest decision because you are going to start a new subject about which you don't know anything, no guidance and nothing, है ना? तो अब अपन start करते हैं. So our first step would be to understand how does a law becomes. ठीक है, किसी भी लॉ को लॉ बनने के लिए असेंबली में पास होना पड़ता है. ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल. उसमें लॉ बनता कैसे? बहुत सारी कमिटीज होती हैं, वो चीज़ों को समझ के, केस लॉस को देख के, उसके बाद किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना लॉ बनाती है. लाइक फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक इंडियन कंपनीज एक्ट फॉर कॉर्पोरेट्स एंड ऑल. ठीक है, तो ये सब लॉ बनते कैसे हैं? कमिटीज होती हैं. देयर आर डिफाइंड कमिटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वो कमिटीज बैठती हैं, आराम से मशवरा करती है, बातें करती है, चाय पानी पीती है अच्छे से. उसके बाद वो लोग लॉ बनाते हैं. ठीक है, वो लोग लॉ बनाते कैसे हैं? तो जब लॉ, कोई भी लॉ फाइनल हो जाता है उसको बोलते हैं बेयर एक्ट. ओके, क्या बोलते हैं? Guys, one thing you should know that once you understand how to interpret the language of law, law becomes easy for you. आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए लॉ का. ठीक है, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, कोई डाउट नहीं है. बट वी आर प्रोफेशनल्स, वी शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ लॉ. And for that you should, or I think you must read Bayer Act. Bayer Act read करना बहुत ज़रूरी है for becoming a successful professional. Especially when you have interest in the field of law. आपको reading में interest है तो please आप Bayer Act को ज़रूर पढ़ो. ठीक है, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स पढ़ के, रेफरेंस बुक्स पढ़ के कोई भी पास हो सकता है, पर जिसने बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करना सीख लिया उसके लिए लॉ कुछ भी नहीं है. इट बिकम्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. ठीक है, सो गाइस, बेयर एक्ट में लॉ कैसे डिफाइंड होता है अब मैं आपको वो बताता हूँ सबसे पहले. ठीक है, देखो, सो कोई भी बेयर एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, लॉ स्टार्ट कैसे होता है? देखो सबसे पहले लॉ में चैप्टर्स होते हैं. ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग चैप्टर्स होते हैं. उसके बाद
चैप्टर्स के बाद क्या होता है? सेक्शंस, सेक्शंस में सब सेक्शन, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शन, फिर आते हैं पैरा, सब पैरा, क्लॉसेस, सब क्लॉसेस। ठीक है, ये ऐसे पूरा एक लॉ डिफाइन होता है। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में अपन सारी चीजें कवर करेंगे कि इन सब चीजों में क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या नहीं होता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल लेवल। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन से लेवल में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा एक लॉ का फ्रेमवर्क रेडी किया जाता है। सो मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करूं कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि आप इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दो, इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दो। क्यों? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं सेक्शन 2A या फिर बोल रहा हूं सेक्शन 2B, क्या ये दोनों सेम है? आपको सबसे पहले ये समझना है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। ये सेक्शन 2A है, हो सकता है ये सेक्शन 2 हो पहले, फिर उसको अमेंड किया गया हो। ठीक है, तो वो आफ्टर अमेंडमेंट सेक्शन 2A बना। ठीक है, तो हो सकता है कि उसने सेक्शन 2 को रिप्लेस कर दिया हो सकता है ये सेक्शन 2 के एडिशन में सेक्शन 2A इंसर्ट हो। ठीक है, ऐसे। अब इस सेक्शन का मतलब क्या है? यह है सेक्शन 2 क्लॉज B। ठीक है, एक सेक्शन में मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन या सब सेक्शन में पैरा, सब पैरा, क्लॉसेस होते हैं। ठीक है, क्लॉसेस, सब क्लॉसेस। ठीक है, तो हो सकता है इसके अंदर और भी क्लॉसेस हो। ठीक है, हो सकता है ये सब सेक्शन हो। ठीक है, तो आपको लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि लॉ कैसे जा रहा है, उस हिसाब से आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। वेदर इट इज अ क्लॉज, सब सेक्शन, क्या है ये, क्या चीज है, सब क्लॉज। ठीक है, ये आपको चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लॉ का मैं आपको एक सिंपल रूल बता दूं, स्टिक टू वन बुक। सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स बहुत बार ये मिस्टेक करते हैं दैट दे कीप ऑन चेंजिंग देयर बुक्स। एक बुक नहीं, सिर्फ दूसरी बुक, तीसरी बुक नहीं, ऐसा मत करो। लॉ कभी भी एक बार में पढ़ने में समझ नहीं आता है। व्हाट डू यू डू इज, आपने एक बार पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आया, आप आगे बढ़ गए और आपने दूसरी बुक खरीद ली, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई आपकी। ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी। सेकेंड थिंग, टाइम वेस्ट किया आपने, विच इज वेरी प्रेशियस इन कोर्सेज लाइक CA, CS एंड CMA। बहुत प्रेशियस है टाइम, आपने टाइम अलग वेस्ट किया। अब आप सेकेंड बुक को पढ़ने में अलग से टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, माय रिकमेंडेशन वुड बी स्टिक टू वन बुक। ऐसी बुक जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हो। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हो, दैट बुक कैन बी मॉड्यूल। माय सजेशन वुड बी टू गिव प्रेफरेंस टू योर स्टडी मॉड्यूल इशूड बाय योर इंस्टीट्यूट। आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, CA, CMA, CS जो भी हो, आप स्टडी मॉड्यूल से पढ़ो, you will not regret it later. I have studied from study module, whether it be CA or CMA, and I have never regretted it later. I have not spent even a penny on any reference book. Okay, so हाँ, जहां जरूरी है वहां करो, but in law seriously there is no need. Okay, so सेल्फ वालों को क्या करना है? वन बुक। नाउ अब आते हैं अपन क्लासेस वालों में। क्लासेस जो भी बच्चे करते हैं उनको नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, कोई रेफरेंस बुक हो, उनकी क्लासेस उनको प्रोवाइड करती है। स्टिक टू दैट, वो करो, वो पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, प्लस स्टडी मटेरियल भी करो। प्लीज डोंट डिपेंड ऑन रेफरेंस बुक्स। स्टडी मटेरियल हमारे ग्रंथ है, हमारे महाभारत, गीता। आज भी जब पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम में है, हम लोग रामायण और महाभारत पे टिके हुए हैं, बिकॉज दे गिव अस लेसन्स। लाइकवाइज फॉर अस, अवर महाभारत, अवर गीता, अवर रामायण एंड ऑल इज अवर इंस्टीट्यूट्स मटेरियल। ठीक है, तो उस पे ट्रस्ट करो और उस पे स्टिक रहो। ठीक है, क्लासेस के नोट्स करो, पर वो भी कंप्लीट करो साथ में। ठीक है, सो
गाइस, हाउ टू स्टडी लॉ? लॉ को पढ़ना कैसे है? दिस इज द मेजर क्वेश्चन, इजंट इट? या सो लेट्स बिगिन. मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कैसे पढ़ना है. आई हैव टेकन सीए फाइनल लॉ. ठीक है, मैंने सीए फाइनल की बुक उठाई है. इट्स इंस्टीट्यूट मटेरियल, सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ रेफरेंस बुक. ओके, सो ये सीए फाइनल की बुक है. ठीक है, मैं इसमें फर्स्ट चैप्टर निकाल ले रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, फेमा. जैसे ही आपने एक लॉ को पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले तो उस लॉ का नाम याद हो जाना चाहिए आपको. एज इट इज हम लोग एग्जाम में शॉर्टकट लिख के आते हैं फेमा, FEMA, फेमा 1999. नहीं चलेगा. द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है, लॉ का नाम याद रखना है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ICA नहीं लिखना, पूरा लिखना है विद ईयर. इंडियन कंपनीज एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, पूरा लॉ का पूरा नाम आना चाहिए. ठीक है, अब मैं सबसे पहले सेक्शन 2 ले रहा हूं, डेफिनेशन. डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस एन ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16. ये फर्स्ट लाइन है. कुछ समझ आया? नहीं आया? ना मुझे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब पता है, ना मुझे ये पता है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में क्या है. मुझे कुछ नहीं पता. मुझे कुछ नहीं पता. मैं क्या करूंगा? सबसे पहले पूरे सेक्शन की एक बार रीडिंग मार लो. पूरा सेक्शन अच्छे से एक बार रीड कर लो. ठीक है, कर लिया? गुड. सेकंड, एक और बार पढ़ो. थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा. थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा. थर्ड रीडिंग, सीरियस होने का टाइम है. सबसे पहले तो देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं पता, सर्च करो, उसका मतलब जानो सबसे पहले. नेक्स्ट, उसने लिखा कि मींस एन ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16. जल्दी से सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में जाके देखो कि उस सेक्शन में कौन से ऑफिसर्स आते हैं, और उन ऑफिसर्स का कोई शॉर्टकट या निमोनिक बना के यहां पे लिख लो कि 16(1) में ये लोग आते हैं. अब आपने क्या कवर कर लिया? आपने डेफिनेशन 2A, आपने सबसे पहले डेफिनेशन 2A पढ़ी. ठीक है, 2A में 16(1) का रेफरेंस था, आपने 16(1) भी पढ़ लिया. तो अब अपन आ रहे हैं अपने सेकेंड स्टेप पे. क्या करना है? राइट. ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला रीड अलाउड. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सेकेंड स्टेप बोली है, आपको राइट. ठीक है, राइट कैसे करना है? ठीक है, आपको चार्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, लाइक ये है सेक्शन 2. ठीक है, सेक्शन 2 के सारे पॉइंट्स लिखोगे, A, B, C, ऐसे करके आप पॉइंट्स लिख लोगे शॉर्ट में. अब आप A में लिखोगे कि 16(1) भी आता है यहाँ पे. गाइस, अगर आपको चार्ट की समझना है एक बार कि चार्ट कैसे बनाने हैं, प्लीज मेरे लॉ के रिवीजन लेक्चर्स देखो. उसमें मैंने जो रिवीजन करवाई है ना, उसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं. तो वो शॉर्ट नोट्स को देख के आप एक बार समझ सकते हो कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं लॉ के. ठीक है, सेक्शन वाइज हेडिंग देनी है, उसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं. तो अपने 2 स्टेप्स क्लियर हो गए. पहले पूरी रीडिंग करनी है, समझने की कोशिश करनी है जहां तक समझ आए. सेकेंड स्टेप, आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है. सर लिखने से क्या होगा, कौन लिखेगा इतना सारा? मत लिखो, मेरा क्या जा रहा है. एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करनी होगी, आपको प्रॉब्लम जाएगी. पढ़ पाओगे क्या पूरी बुक? नहीं. एग्जाम के एक दिन पहले आपको यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे पूरा सब कुछ रिवाइज करने के लिए. ये तो इजी चीजें हैं. इसमें तो और भी सेक्शंस आते हैं. फिर आप कंपनीज एक्ट में जाओगे, आपको डिटेल्ड सेक्शन आएंगे. आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे, ग्रेच्युटी में जाओगे, और डिटेल में चीजें जाएंगी. तब आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम जाएगी. ठीक है, तो वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉलो करोगे. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हमने 2 स्टेप्स देख लिए, रीड अलाउड, और सेकेंड अपना था डिटेल्ड नोट्स. इसके बाद आप क्या करोगे?
समरी नोट्स इट्स एन ऑप्शनल, ठीक है। डिटेल नोट्स, समरी नोट्स, अगर आपको अब चीजें अच्छे से समझ आ रही है तो आप अभी से समरी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक स्टेप फॉलो करो, डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन लिस्ट। अब आपको क्या बनानी है, सेक्शंस की लिस्ट बनानी है। सर सेक्शन कोड करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में? हाँ बिल्कुल है। सर कौन से लेवल पे? इंटर फाइनल। कोड करो तो बल्ले बल्ले, कोड नहीं करो तो थल्ले थल्ले, ठीक है, आपके ऊपर है। इंटर लेवल पे हाँ, इट्स नॉट दैट मैंडेटरी टू कोड सेक्शंस, but if you want to do something out of the box you have to learn sections, which I used to do. मैं ये सोचता था कि यार सब अगर सेम चीज करेंगे तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगे, मैं हमेशा ये चीज सोचता था। ओके सो एंड दिस थिंग गिव मी एक्स्ट्रा मार्क्स। तो अगर आप लर्न कर सकते हो तो करो, नॉट ओनली सेक्शंस, सब सेक्शन भी याद करो। बट व्हेन आई कम टू फाइनल लेवल इट्स मैंडेटरी टू लर्न सेक्शंस। अगर आप सेक्शन नहीं याद कर रहे हो यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ ग्रेट ट्रबल। एट फाइनल लेवल सीए, सीएमए, सीएस जो भी हो, आपको सेक्शन पढ़ने हैं। वहां पे तो सेक्शन ही नहीं, सब सेक्शन, क्लॉसेस एंड ऑल, आपको सब कुछ याद करना है। सो प्लीज गाइस, सेक्शंस को याद करने की हैबिट डालो। अभी नहीं करोगे फाइनल में तो करना ही पड़ेगा ना। इट्स बेटर ना कि आप इंटर लेवल से याद करना स्टार्ट कर दो। ओके सो सेक्शंस की एक पूरी लिस्ट बना लो, उसको आप कहीं पर भी लगा लो, पेपर में लिखना है लिख लो, आपके पास बोर्ड है वहां लिख लो, और रोज सुबह एक बार रिवाइज कर लो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको अपने आप याद हो जाएंगे, आपको बिल्कुल ज्यादा एफर्ट्स डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, आप बस एक बार रोज सुबह पढ़ लोगे ना, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट टू रीड ऑल दी सेक्शंस वंस। 5 मिनट भी नहीं लगते सारे सेक्शंस को एक बार आंख मारने में। एंड बिलीव मी, विद इन अ मंथ और सो यू विल, आपको बाय हार्ट हो जाएंगे सारे सेक्शन, आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं होगी उस चीज की, ठीक है। तो हमारी 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गई, सेक्शंस की अपन ने लिस्ट बना ली। कूल, ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज keywords. Keywords are nothing but technical terms. आपको टेक्निकल वर्ड्स को हाईलाइट करना है हाइलाइटर पेन से, दैट्स फॉर श्योर। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो सारे टेक्निकल वर्ड्स को, सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। तो क्या होता है, एग्जाम के एक दिन पहले या जब भी आप रिवीजन कर रहे हो आपको बहुत इजीली चीजों को आप फास्ट फॉरवर्ड कर पाओगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूं, पढ़ते टाइम जो भी सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना, उसको मार्क कर लो, डबल स्टार बना लो वहीं के वहीं। बिकॉज हमको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आता है एग्जाम में। सही में कभी कभार अपनी 7th सेंस बोलती है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अटेम्प्ट में आएगी, और वो आ जाती है। सो उसके लिए क्या करो, उसी समय उस जगह पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। नो मैटर वो पिछले अटेम्प्ट में आई थी कि नहीं आई थी, उससे मतलब नहीं है गाइस। ऐसा बहुत बार हुआ है कि लास्ट अटेम्प्ट में जो चीज आई वो सेम का सेम क्वेश्चन इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट आ गया था, बहुत बार हुआ है। सो इस चीज पे कभी बिलीव मत करना कि यार पिछले अटेम्प्ट में आया है तो मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि अगले अटेम्प्ट में नहीं आएगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं, पूरे का पूरा सेक्शन छोड़ देते हैं। ऐसा मत करना, सेम के सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके क्यों रिपीट होते हैं? एग्जामिनर को भी तो राइट आंसर चाहिए। हो सकता है मेन अटेम्प्ट में उसको राइट आंसर मिला ही नहीं किसी स्टूडेंट से, वो खुशी नहीं है। जब तक उसको राइट आंसर नहीं मिलेगा उसको कैसे खुशी मिलेगी, यार मेरे क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं मिला मेरे को, चलो फिर से देते हैं इसको दिसंबर अटेम्प्ट में, ठीक है। तो कभी भी इन चीजों को इग्नोर मत करना, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन। हम पढ़ तो लेते हैं, ये सारी स्टेप्स 5 स्टेप्स हमने कर ली, पर क्या रिटेन कर पाएंगे? तो रिटेन कैसे करना है? अगर आप क्लासेस जा रहे हो
जिस दिन जो पढ़ा शाम को, रात को, दूसरे दिन सुबह एक बार पूरा फिर से पढ़ो। हार्डली 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे गाइस, पूरा पढ़ लो प्लीज। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सुबह से शाम तक जो जो पढ़ा है शाम को या रात को 15 to 20 मिनट्स निकालो और सब कुछ अच्छे से रिवाइज करो। अच्छे से एक बार बस आंखें फेर लो, हाँ ये मेरे को आता है, हाँ इस सेक्शन में क्या था मेरे को पता है, ठीक है मुझे पता है, चलो आगे बढ़ो। इस सेक्शन में क्या था मेरे को पता है, आगे बढ़ो। प्लीज ऐसे एक बार रिवाइज करो, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। हमारी फर्स्ट रिवीजन कब हो गई, पढ़ते पढ़ते ही हमारी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट। अब अपन आते हैं सेकेंड रिवीजन पे। सेकेंड रिवीजन कब होगी, जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने फेमा बताया था अभी, अगर मेरा फेमा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद चाहे मुझे उसके नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने के पहले चाहे मुझे एक घंटा लग जाए, चाहे मुझे 2 आवर्स लग जाए, मैं पूरा फेमा चैप्टर फिर से रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो मेरी सेकेंड रिवीजन हो गई। मेरी सेकेंड रिवीजन हो गई, मेरी फर्स्ट रिवीजन भी हो गई, मेरी सेकेंड रिवीजन भी हो गई। अब थर्ड रिवीजन कब होगी, थर्ड रिवीजन मेरा सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद। पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं पूरा सब्जेक्ट उठाऊंगा। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, मैक्सिमम 5 डेज लग सकते हैं। 5 दिन में अगर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पहले आप 2 रिवीजन कर चुके हो, ठीक है। तो मेरी थर्ड रिवीजन भी हो गई। चलो इसको भी रिवाइज करें। फर्स्ट रिवीजन मेरी कब हुई थी, बोलो फर्स्ट रिवीजन मेरी कब हुई थी, ये थी डे रिवीजन, जब मैंने जिस दिन जो जो पढ़ा, ठीक है, ये मेरी डे रिवीजन थी। सेकेंड रिवीजन मेरी कब हुई, जब मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस दिन मेरी सेकेंड रिवीजन हो गई। थर्ड रिवीजन मेरी कब हुई थी, थर्ड रिवीजन मेरा जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मेरी थर्ड रिवीजन तब हुई। अब फोर्थ रिवीजन कब होगी, फोर्थ एंड लास्ट रिवीजन कब होगी, फोर्थ रिवीजन एग्जाम डे, 1 डे बिफोर एग्जाम। मैंने एग्जाम डे लिख दिया, 1 डे बिफोर एग्जाम आपकी फोर्थ रिवीजन होगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी 4 रिविजन्स कंप्लीट हो गई। किसने बोला रिवीजन नहीं हो पाती, 4 रिवीजन तो मैंने ऐसे ही कर दी। एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आपकी 5 और 6 रिवीजन भी हो जाएगी, हो गई। ऐसे होती है रिवीजन, इतना प्रेशर लेके नहीं होती कि मुझे 4 रिवीजन करनी है, 5 रिवीजन, सब फालतू की चीजें हैं, सब फेंको। ऐसे रिवीजन होती है, आपकी चारों रिवीजन अच्छे से कंप्लीट, फुल कोर्स 10 10 60+ एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया रैंक, सब आती इतनी रिवीजन में। कोई जरूरत नहीं 8 9 रिवीजन करने की, सब हो जाता है इसमें, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा केस स्टडी, केस लॉ। बहुत भारी भरकम वर्ड है ना ये, और सब डरते भी हैं इससे, पता नहीं क्यों। क्या ये दोनों वर्ड्स सेम है? बहुत लोग इंटरचेंज करके बोलते हैं, क्या सेम है? नहीं है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये क्या है केस लॉ, ये जुडिशियल रूलिंग्स होती है बच्चों, ये जुडिशियल रूलिंग्स होती है। कोर्ट केसेस होते हैं ना, ये वही है। सर हमको बुक में दिया होता है, क्या याद करना जरूरी है? हाँ है। सो एक केस लॉ सबको याद रहता है, पता है कौन सा है वो? शॉर्ट में लिखा है मैंने, सोलेमन वर्सेस सोलेमन, याद है? सेपरेट लीगल एंटिटी वाला केस लॉ, वही। तो कैसे याद करना है? अच्छा ये केस लॉ कैसे याद है आप सबको याद रहता है, 90% लोगों को याद हो जाता है कि जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी का केस होगा तो वहां पे इस केस लॉ का रेफरेंस देते हैं अपन, देते। तो बस आपको ऐसे ही केस लॉ याद रखने हैं। जब आप पढ़ते हो तब केस लॉ के रेफरेंस आते हैं, इसकी भी एक लिस्ट बनाओ। कैसे? टॉपिक वाइज। फर्स्ट टॉपिक सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए सोलेमन वर्सेस सोलेमन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
डेप्थ के लिए ये है, इसके लिए ये वाला केस है, इसके लिए ये वाला केस है, ऐसे पूरी लिस्ट बना लो, रोज सुबह एक बार रिवाइज करते जाओ सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस की लिस्ट, बस हो गया यार। क्या प्रॉब्लम, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच्ची। अगर आप सिस्टमैटिकली चीजों को पढ़ोगे, सिस्टमैटिकली चीजों के साथ जाओगे, विद द फ्लो जाओगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे चीजें याद रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंटेशन इन एग्जाम्स, which is of most important, कि हमको एग्जाम्स में कैसे प्रेजेंट करना है ना। चलो, प्रेजेंटेशन एग्जाम्स में लॉ में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। एक तो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होते हैं केस स्टडी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आपको सेक्शन कोड करना है, चीजें बतानी है, हो गया क्वेश्चन, वहीं पर ही खत्म, ठीक है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब हम आंसर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एज पर सेक्शन दिस ऑफ this law. I'm not describing any particular section of law, ताकि आपको ऐसे याद रहे। ये आपकी डायरेक्ट क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन होनी चाहिए कि इस सेक्शन, ये लॉ के, ठीक है, एज पर सेक्शन 2022 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द केस लॉ, फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा ऐसे स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। पहले आप लॉ समझाओ, और अब इससे तो खाली लॉ ही समझाना है, ठीक है। सेकेंड चीज होती है केस स्टडी। केस स्टडी में आपको 3 पार्ट्स में आंसर को डिवाइड करना है। कैसे? फर्स्ट में आप प्रोविजन समझाओगे, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर केस स्टडी पे कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है। सेकेंड पार्ट में आप क्या समझाओगे कि क्वेश्चन में केस क्या दिया हुआ है, ठीक है, केस क्या बोल रहा है। तो आप सिचुएशन बताओगे। सिचुएशन बताने के बाद आप क्या करोगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या करोगे, आपका व्यू, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि समझ में आए, आपका व्यू बताना है। आपकी अदालत, ऐसा समझो आपकी खुद की अदालत चल रही है, ठीक है, आपकी अदालत। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर मिस्टेक you all do is you play with the language of law. Guys, अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, एफएमओ, थ्योरी में आप ठोक सकते हो, नहीं आता ठोको, मना नहीं है, क्योंकि आपको उसकी बेसिक नॉलेज है। क्यों? अच्छा, लॉ में अगर आप लॉ की लैंग्वेज के साथ खेलोगे, आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। स्पेशली डेफिनेशंस, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछते हैं ना, उसमें प्लीज मत खेलो। जो बोला है, जो बुक में था, वही का वही लिखना जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे सिंगल वर्ड ए का एन या ऑफ का इज करने से, विथ का फॉर करने से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लॉ की लैंग्वेज के साथ नहीं खेल सकते। केस स्टडी में खेल सकते हो, हाँ, थोड़ा बहुत केस स्टडी में खेल सकते हो। यहाँ सर कोई प्रोविजन तो खेल सकते हो, हाँ, तो भी थोड़ा बहुत आप चलेगा, ठीक है। बट डेफिनेशन के केस में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, फिर केस स्टडी पे आओ। बट मैं क्या करता था, मैं केस स्टडी पहले अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट केस स्टडी थी। मैं केसेस को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करके उनको अच्छे से समझता था, इसीलिए मुझे केस स्टडीज बहुत इजी लगती थी कंपेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको 90% ऑफ द टाइम्स आपको सेम लैंग्वेज लिखनी है लॉ की, पर केस स्टडी में ऐसा नहीं था, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू वाज वेरी करेक्ट, ठीक है। अभी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप रटने में अच्छे हो, चीजों को याद करने में अच्छे हो, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन, उसके बाद केस स्टडी। बट इफ यू थिंक दैट योर इंटरप्रिटेशन नॉलेज इज गुड एंड आपकी केसेस में बहुत अच्छी पकड़ है, आपको केस लॉस याद रहते हैं कि उस केस में क्या हुआ था, किस केस का रेफरेंस देना है, ठीक है। अगर आपको केस लॉस याद हो रहे हैं ना, प्लीज गो फॉर केस स्टडीज फर्स्ट। देयर आर वेरी स्कोरिंग। केस स्टडीज डेंजरस है पर बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। केस स्टडीज आर वेरी रिस्की
बट स्कोरिंग, अब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आर इजी बट लेस रिटर्न्स। सेम लैंग्वेज लिखोगे, सेक्शन कोड करोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। पर केस स्टडी में ऐसा नहीं है, क्योंकि केस स्टडी में आपका व्यू प्लस केस का रेफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पे वो ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन हो गया, आपके मार्क्स हो गए, आपको क्वेश्चन कैसे लेना है, अब लॉ का पेपर कैसे आगे बढ़ना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं इसमें डायरेक्ट टैक्स भी लूंगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट व्लॉग्स would be related to all these subjects. So guys, if you like this video, please do share with all your friends. यहाँ तक आए हो, इतना सुना है, इतनी मेहनत करी है, तो लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाना, okay? So hope you all are safe during this pandemic. So guys, stay safe, stay healthy, stay strong and study hard.